दोस्तों सभी को नमस्कार। मैं हूं विकास कालोया और आज हम बात कर रहे हैं इतिहास की। और इतिहास में मौर्य काल, और मौर्य काल में हम पढ़ रहे हैं अशोक का जो हमारा पीछे वाला जो वीडियो है जिसका मैंने टाइटल दिया है अशोक का भाग नंबर 1, और उसमें हमने अशोक के परिचय के बारे में चर्चा की है। और आज हम बात करेंगे अशोक के जो लिपियां जिनमें शिलालेख लिखे हुए हैं, जितने भी अभिलेख लिखे हैं और जितने भी स्तंभ लेख हैं उनकी, और कहाँ कौन कौन से क्षेत्र से अशोक के शिलालेखों का हमें विवरण मिलता है और कौन से शिलालेख में क्या क्या कौन कौन सी जानकारियां हमें प्राप्त होती है और कौन कौन सी जगह से शिलालेख हमें प्राप्त हुए। और इसी तरह हम स्तंभ लेखों का भी जिक्र करेंगे। और स्तंभ लेख जिसमें जो 7 स्तंभ लेख हैं उसका हम चर्चा करेंगे। और 7 स्तंभ लेख कौन कौन से क्षेत्र से हमें प्राप्त हुए उसकी भी हम चर्चा करेंगे। और कौन सी लिपियों में लिखे गए इसका भी हम चर्चा करेंगे। तो इसी प्रकार हम अपनी क्लास को शुरू करते हुए तो देखो आज हम बात कर रहे हैं अशोक की लिपियां। तो अशोक की जो लिपियां कौन कौन सी लिपियां थी, तो देखो दोस्तों, अशोक की जो लिपियां, अशोक के अभिलेखों की जो लिपियां थी के अभिलेखों की अभिलेख तो अशोक के अभिलेखों की जो लिपियां थी वो 4 प्रकार की थी, जिसमें ब्रह्मी, खरोष्टी और ग्रीक, अरामाइक, तो ये 4 लिपियां थी। तो देखो ब्रह्मी, खरोष्टी, ग्रीक मतलब यूनानी, अरामाइक। तो अशोक के अभिलेखों की जो लिपियां थी वो 4 लिपियां ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरामाइक। जो खरोष्टी जो लिपि है ये दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो दोस्तों इसी तरह हमारे आज जो अभिलेख हैं अशोक के अभिलेख सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में टी पेंथलर के द्वारा खोजा गया। और टी पेंथलर ने शिलालेख हैं, जो अभिलेख जो शिलालेख उनकी संख्या 14 बताई। तो अशोक के 14 शिलालेखों का जो जिसने खोज की उसका नाम है टी पेंथलर। और टी पेंथलर ने 1750 ईस्वी में इसकी खोज की। तो इसी तरह जो अशोक के अभिलेख हैं उनको सर्वप्रथम पढ़ने वाला व्यक्ति कौन था और कब इनको पढ़ा गया, तो दोस्तों 1837 में जेम्स परिसेप के द्वारा इनके अभिलेखों को पढ़ा गया। तो जो जेम्स परिसेप है इनके द्वारा 1837 ईस्वी में अशोक के जो अभिलेख हैं उनको पढ़ा गया। और इसी तरह हमने अशोक के 14 शिलालेखों को 8 क्षेत्रों से प्राप्त हुए। कितने क्षेत्रों से?
8 क्षेत्रों से, तो अशोक के 14 शिलालेख है। तो देखो अशोक के 14 शिलालेख कितने स्थानों से, 8 स्थानों से। तो जो इस प्रकार देखो कौन कौन से क्षेत्र से हमें अशोक के शिलालेख मिले हैं। तो देखो 8 क्षेत्र कौन कौन से। नंबर 1 है शाहबाजगढ़, नंबर 2 मानसेरा, नंबर 3 है कालसी, नंबर 4 है धौली, नंबर 5 है जोगढ़। इसी तरह नंबर 6 गिरनार है, और नंबर 7 है एरागुड़ी, और नंबर 8 है सोपारा। तो दोस्तों ये अशोक के 14 शिलालेख है जिनको 8 स्थानों से खोजा गया, और 8 स्थान जो हमने शाहबाजगढ़ और मानसेरा, ये जो दोनों क्षेत्र हैं ये पाकिस्तान में हैं। नंबर 3 हमने कालसी का जिक्र किया, तो कालसी उत्तराखंड में पड़ती है। और इसी तरह धौली, जोगढ़, ये जो 2 क्षेत्र हैं ये उड़ीसा में आते हैं। गिरनार गुजरात में, और उसके बाद एरागुड़ी आंध्र प्रदेश और सोपारा महाराष्ट्र। तो ये 8 क्षेत्र थे जहां से अशोक के 14 शिलालेख हमें देखने को मिलते हैं। और अब हम अशोक के 14 शिलालेख जो कौन कौन से हैं उनका हम जिक्र करेंगे। 14 शिलालेख जिनमें हमें किस प्रकार की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत न हो। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों अब हम अशोक के 14 शिलालेख की बात करेंगे जो किस प्रकार है। देखो अशोक के शिलालेख 14, और 14 में आज हम बात करेंगे 14 शिलालेखों में कौन कौन सी बातें हमें देखने को मिलती हैं। तो अशोक का शिलालेख नंबर 1 है। अशोक के शिलालेख नंबर 1 में अशोक कहता है कि पशु बलि हत्या के ऊपर प्रतिबंध है। पशु बलि पर प्रतिबंध है या पशु हत्या के ऊपर प्रतिबंध है, हत्या पर रोक। अशोक के शिलालेख नंबर 1 में पशु की हत्या के ऊपर रोक लगाई गई। इसी तरह अशोक का शिलालेख नंबर 2 जिसमें पशु और मानव के चिकित्सा की व्यवस्था और साथ में सिंचाई के लिए कुएं और वृक्षारोपण का हमें जानकारी मिलती है। तो पशु व मानव चिकित्सा और सिंचाई के लिए कुएं व वृक्षारोपण। तो दोस्तों
अशोक के शिलालेख नंबर 2 में पशु व मानव की चिकित्सा की और सिंचाई के लिए कुएं खोदना और वृक्षारोपण का हमें जानकारी मिलती है। इसी तरह अशोक के शिलालेख नंबर 3 में इन्होंने अपने राज्यों का जो जानकारी और राज्यों के द्वारा जो भी जितनी भी हलचल हो रही है उनके लिए इन्होंने 3 अधिकारियों की नियुक्ति की, जिसको युक्त रज्जु की एक न्यायिक अधिकारी होता था, प्रादेशिक इन 3 अधिकारियों की नियुक्ति की युक्त रज्जुक प्रादेशिक, जो हर 5 वर्ष में राज्य का दौरा करेंगे और राज्य में हो रही हलचल के बारे में ये लाकर राजा को जानकारी देंगे। तो इस प्रकार से अशोक ने इन 3 अधिकारियों की शिलालेख नंबर 3 में जिक्र किया है, जो 5 वर्ष में दौरा करेंगे। इसी तरह अशोक के शिलालेख नंबर 4 में हमें भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष है, मतलब धर्म नीति, घोष मीन्स नीति, धम्म मानी धर्म, भेरी मीन्स युद्ध। तो ये थे युद्ध नीति के स्थान के ऊपर धर्म नीति को अपनाया था। ये बात हमें अशोक के शिलालेख नंबर 4 में देखने को मिलती है। इसी तरह अशोक के ने नंबर 5 में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की, धर्म महामात्रों की मतलब धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक के शिलालेख नंबर हमें 5 में यह जानकारी मिलती है कि धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने कुछ व्यक्तियों की नियुक्ति की थी। तो इसी तरह नंबर 6 में हमें आत्म नियंत्रण की बात कहता है अशोक। आत्म नियंत्रण मतलब है खुद के ऊपर निर्भर रहना। ये बात हमें अशोक के शिलालेख नंबर 6 में देखने को मिलती है। इसी तरह नंबर 7 और नंबर 8 ये 2 शिलालेख नंबर 7 और 8 में ये हमें कहता है कि अशोक ने जो तीर्थ यात्रा की थी उसका हमें जिक्र अशोक के शिलालेख नंबर 7 में और 8 में देखने को मिलता है, और जिसमें अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की थी, और 20वें वर्ष राज्याभिषेक के 20वें वर्ष उसने लुम्बिनी नेपाल की यात्रा की थी। तो राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया बिहार, और 20वें वर्ष लुम्बिनी नेपाल। तो दोस्तों अशोक के शिलालेख नंबर 7 और 8 में हमें तीर्थ यात्राओं की जानकारी प्राप्त होती है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हमने अशोक के शिलालेख नंबर 8 तक पढ़ लिया है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अशोक के शिलालेख नंबर 9 की बात करें
शिलालेख नंबर 9 में हमें जानकारी देता है कि जन्म, विवाह, अनेक खर्चीले अवसरों के ऊपर इन्होंने निंदा की और इनके ऊपर रोक लगाने की बात कही गई है। खर्चीले अवसरों को प्रतिबंध, अवसरों को प्रतिबंधित मतलब नंबर 9 में ये हमें अशोक के शिलालेख नंबर 9 में सच्चे शिष्टाचार और सच्ची भेंट, जन्म, विवाह, खर्चीले जितने भी अवसर हैं, इन अवसरों को इन्होंने अशोक ने निंदा की और इनके ऊपर रोक लगाने की बात कही गई है। इसी तरह नंबर 10 में अशोक के शिलालेख नंबर 10 हमें कहता है कि हमेशा राजा व उच्च अधिकारियों द्वारा हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे, हमेशा प्रजा के हित की बात करेंगे। तो हमें अशोक के शिलालेख नंबर 10 में कहता है कि राजा व उच्च अधिकारियों द्वारा हमेशा प्रजा के हित के बारे में सोचेंगे। इसी तरह अशोक के शिलालेख नंबर 11 की हम बात करें तो अशोक के शिलालेख नंबर 11 हमें कहता है कि अशोक ने अशोक के धम्म की व्याख्या की जानकारी हमें प्राप्त होती है। व्याख्या की जानकारी और इसी तरह अब हम बात करें अशोक के शिलालेख नंबर 12 की, तो अशोक के शिलालेख नंबर 12 में इन्होंने स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की और सभी प्रकार के विचारों को सम्मान की बात कही गई है कि सभी के विचारों को सम्मान की दृष्टि में देखा जाए। तो स्त्री महामात्रों मतलब धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने स्त्रियों की भी नियुक्ति की। स्त्री महामात्रों की नियुक्ति और सभी विचारों के सम्मान की बात कही गई है, मतलब सभी के विचारों का आदर सत्कार किया जाएगा, सम्मान की बात कही। अब हम बात कर रहे हैं अशोक के शिलालेख नंबर 13 की। तो दोस्तों अशोक के शिलालेख नंबर 13 की हम बात करें तो कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है और इसी के साथ अशोक का हृदय परिवर्तन के साथ इन्होंने मतलब आजीविक धर्म से इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। इसका उल्लेख भी हमें अशोक के शिलालेख नंबर 3 में। तो ये दोस्तों सभी के लिए इम्पोर्टेंट, मतलब जितनी भी कंपटीशन एग्जाम होती हैं उनमें अशोक के बारे में मौर्य काल का जो भी क्वेश्चन आएगा तो ज्यादातर अशोक के से ही संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो और उसमें भी कई महत्वपूर्ण बातें होती है, जैसे प्रश्न उठेगा कि अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन हमें अशोक के किस शिलालेख में देखने को मिलता है। तो दोस्तों आपका आंसर होगा अशोक के शिलालेख नंबर 13 में। अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन हृदय परिवर्तन
तो ऐसी प्रश्न बनेगा कि अशोक के हृदय परिवर्तन की बात हमें कौन से शिलालेख में, तो अशोक के शिलालेख नंबर 13 में। और अशोक का जो 14वां जो शिलालेख है, इसमें अशोक कहता है कि जनता को हमेशा धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करते हैं। मतलब अशोक कहता है कि व्यक्ति को धार्मिक जीवन व्यतीत करना चाहिए। धार्मिक जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने अशोक के 14 शिलालेख, जिनमें पशु हत्या नंबर 1, एक बार मैं आपको फिर रिपीट करवा दूं, तो अशोक के 14 शिलालेख, जिसमें अशोक 14 शिलालेखों में अशोक का शिलालेख नंबर 1, जिसमें अशोक कहता है कि पशु हत्या के ऊपर प्रतिबंध है, मतलब कोई भी पशु हत्या नहीं करेगा। अशोक का जो शिलालेख नंबर 2 है, तो दूसरे में अशोक कहता है कि मानव और पशु के चिकित्सा की व्यवस्था, सिंचाई के लिए कुएं खुदवाना और साथ साथ में वृक्षारोपण। इसी तरह शिलालेख नंबर 3 हमें कहता है कि 3 युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक इन अधिकारियों की नियुक्ति की गई। और ये जो अधिकारी हैं, ये हर 5 वर्ष में मतलब राज्य का दौरा करेंगे। और नंबर 4 शिलालेख हमें कहता है कि भेरी घोष के स्थान पर अशोक ने धम्म घोष को अपनाया था। इसी प्रकार नंबर 5 कहता है कि धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई, मतलब धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक ने नागरिकों को बौद्ध धर्म को अपनवाया, मतलब बौद्ध धर्म में उनको बौद्ध धर्म की शिक्षा दी और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उनकी नियुक्ति की। और नंबर 6 में अशोक ने आत्म नियंत्रण की बात कही है, मतलब व्यक्ति को, हमारे राज्य की जितनी भी जो प्रजा है वो अपने आप स्वयं के ऊपर निर्भर रहनी चाहिए। और नंबर 7 और 8 में हमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का जिक्र मिलता है। और नंबर 7 और 8 में अशोक कहता है, अशोक राज्य अभिषेक, मतलब 269 ईस्वी में राज्य अभिषेक हुआ था और राज्यारोहण 273 ईस्वी में हुआ था। तो 269 से 10वें वर्ष इन्होंने बोध गया की यात्रा की और राज्य अभिषेक के 20वें वर्ष अशोक ने लुम्बिनी नेपाल की यात्रा की थी। इसी तरह 9 में इन्होंने जितने भी खर्चीले अवसर हैं, जन्म, विवाह, अनेक प्रकार के जितने भी जो खर्चीले अवसर हैं उनकी निंदा की, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया। और नंबर 10 में अशोक ने यह भी कहा कि राज्य का एक राजा होगा और उच्च अधिकारी हमेशा जनता के हित के बारे में, प्रजा के हित के बारे में सोचेंगे। 11 में इन्होंने धम्म की व्याख्या की और 12 में स्त्री महामात्रों की भी नियुक्ति की और स्त्रियों की भी नियुक्ति की, मतलब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए स्त्रियों की नियुक्ति की और सभी के विचारों को सम्मान की बात कही गई। और नंबर 13 में अशोक ने कलिंग युद्ध का वर्णन, हृदय परिवर्तन, और 14 में धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए। तो दोस्तों आज हम इस प्रकार से स्तंभ, 7 स्तंभों की बात करेंगे। तो 7 स्तंभ देखो, प्रयाग 7 स्तंभ थे, 7 स्तंभ लेख जो 6 क्षेत्रों से खोजे गए। तो देखो दोस्तों, इसको भी मैं स्तंभ लेखों को भी साथ में ही, एक सेकंड, स्तंभ लेखों की जब बात करेंगे तो 7 स्तंभ लेख जो 6 स्थानों से खोजे गए, जिसमें
प्रयाग स्तंभ लेख है। हमें ये जो प्रयाग स्तंभ लेख है ये पहले कौशाम्बी में था। कौशाम्बी में, और अकबर के द्वारा इसको इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया गया। इसी तरह दूसरा दिल्ली मेरठ है। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख है। ये स्तंभ पहले तो मेरठ में था, लेकिन तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह ने इसको दिल्ली में स्थापित करवाया। इसी तरह नंबर 3 जो खोजा गया वो था दिल्ली टोपरा। दिल्ली टोपरा को पहले ये टोपरा नामक स्थान के ऊपर और उसके बाद में तुगलक वंश का जो शासक फिरोज शाह था उसी ने इसको दिल्ली में स्थापित करवाया। तो मतलब है दोनों को, दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोपरा को फिरोज शाह ने मेरठ और टोपरा से इनको कहां पे स्थापित करवाए? दिल्ली में। अब बात कर रहे हैं हम रामपुरवा। रामपुरवा चंपारण बिहार में स्थित है और इसकी खोज 1872 में कार्लाइल के द्वारा की गई। ठीक है। और नंबर 5वां स्थान है जो लोहाद्री अक्षराज अरेराज, ये भी चंपारण बिहार में। और नंबर 6 लोहद्री नंदनगढ़, ये भी चंपारण बिहार में। तो इस प्रकार से 7 स्तंभ जिनको 6 स्थानों से प्रयाग, कौशाम्बी और कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा गया है। प्रयाग, दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा, रामपुरवा, लोहद्री अरेराज और लोहद्री नंदनगढ़। और दोस्तों ये जितने भी ये जो 7 अभिलेख हैं इनकी जो लिपि है वो बर्मी लिपि है। कौन सी? बर्मी लिपि। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।